चलो इसमें अगला जो है वो है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। दूसरा थ्योरी, पहला थ्योरी था क्लासिकल कोलिजन थ्योरी और दूसरा है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन क्या है इसको देखें। तो यहाँ पे बताया जाता है मॉलिक्यूल्स के मध्य कोलिजन या कोलिजन्स सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जिसे डिटरमाइन किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? देखो मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है वह कोलिजन ही कोई एक फैक्टर नहीं होता जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे। उसके अलावा भी और कई फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग डिटरमाइन करके किया जा सकता है तथा इसे ही मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है सिर्फ कोलिजन ही क्या बोलना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसके अलावा भी यह रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं। उन कारक को हम लोग क्या करते हैं पहले डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन करने के बाद जो है डिटरमाइन करेंगे मतलब उसके बेसिस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। तो इस थ्योरी को ही हम क्या बोलेंगे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें बताता है कि आर्हेनियस modified the simple collision theory, the new modified theory is आर्हेनियस के द्वारा, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो आर्हेनियस के द्वारा क्लासिकल कोलिजन थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया तथा मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दिया गया। आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो है जो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी था उस क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया और उसे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी के नाम से उन्होंने प्रतिपादित की।
इसमें मॉडिफाइड सम रिलेटेड पॉइंट, सम रिलेटेड पॉइंट ऑफ मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, कोलिजन, इसके कुछ रिलेटेड पॉइंट कोलिजन थ्योरी के ये है। पहला बोलता है इसमें द कोलिजन बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीड टू केमिकल चेंज। तो ये चीज जो है पुराने से लिया गया है। क्या बोलते हैं कि ऑल कोलिजन्स में, ऑल कोलिजन्स में मॉलिक्यूल्स या ऑल कोलिजन के कारण मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट कहता है कि सब जो कोलिजन होंगे जितने भी उसमें सभी के सभी में केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जैसे उसमें देखेंगे तो उसके बेसिस पर ही केमिकल चेंज होगा। दूसरा इसमें बोलते हैं द कोलिजन बिटवीन सच molecules which possess energy of activation leads to the chemical change. हाँ, some collision जिसमें कुछ कोलिजन होंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस होगा या सप्लाई होगा उसी में ही या उसी कोलिजन में ही केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है मतलब क्या हो रहा है, तो कुछ कोलिजन जो होंगे जिसमें क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस करेगा मतलब देगा या रहेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर रहेगा तो वही जो कोलिजन होंगे उन्हीं में ही केमिकल चेंज पॉसिबल है। ठीक है, इसके आगे देखो तो it means that is the energy of a colliding molecules is there than activation energy। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं that means हम कह सकते हैं कि some molecules में, अर्थात हम कह सकते हैं कि some molecules में या some colliding molecules में, some colliding molecules में less activation एनर्जी होती है जिसके कारण वह केमिकल चेंज नहीं देता। देखो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं वो है कि कुछ जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस होगा और वही केमिकल चेंज देंगे, लेकिन अदर जो सम मॉलिक्यूल होंगे या अदर जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेस होगा और लेस होगा इसलिए वह जो है केमिकल चेंज
नहीं देगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको बताया गया है दाउद इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर अ derivation from the collision theory equation 5 is modified to taken the form। इसलिए इसलिए कोलिजन थ्योरी के इक्वेशन 5 को मॉडिफाइड करके हम मॉडिफाइड करके हम मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का डेरिवेशन कर सकते हैं। मतलब समझ में आया है क्या बोल रहे हैं? जो इक्वेशन 5 उसमें हम लोग लिखे थे, उस इक्वेशन 5 को हम लोग मॉडिफाइड कर देंगे, तभी हम लोग क्या होता है कॉल किया आरएमएस किया है ना ये चीज। तो इक्वेशन 5 को मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड करने से हमको जो है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, तो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा इक्वेशन 5 का, वो होगा a इज इक्वल टू z लिखते थे इनटू e माइनस पी आर टी, ये लिखते थे। इसको मॉडिफिकेशन के रूप में यहाँ पे जोड़ दिया है p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया है p को, और ये p क्या है, तो यहाँ पे इसको बताया गया है वेयर p इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर आर स्टेरिक फैक्टर। p जो होता है वह होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, प्रायिकता फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक मतलब स्टेरिक क्राउडिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्राउडिंग फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है इसको p। द वैल्यू ऑफ p वेराइज फ्रॉम 1 to 10 to the power -10, जहां पे p का जो वैल्यू होता है, p का वैल्यू वेरी करता है या 1 से 10 to the power -8 तक वेरी करता है, वेरीज करता है। मतलब देखो तो यह 1 से लेकर के 10 के घात -8 तक हो सकता है। मतलब वेरीज करता है मतलब बदल सकता है, इतने के बीच में ही बदलेगा। तो ये p का जो वैल्यू है वह इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें देखते हैं आगे, तो वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी। वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी, इसमें भी देखो तो मॉडिफिकेशन तो दे दिया, मॉडिफिकेशन दिया, फिर भी इसमें कुछ वीकनेस रहते हैं। वो वीकनेस देखो इतना भी थ्योरी खत्म हो गया, सिर्फ मॉडिफाइड किए हैं उसको, क्या किए पी फैक्टर को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी। तो फिर भी ये मॉडिफिकेशन के बाद भी यह जो थ्योरी है यह कमजोर थ्योरी साबित हुआ, मतलब कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके बेसिस पे वीकनेस देखते हैं, तो इसका पहला वीकनेस बताता है various attempts to correlated the value of P with the characteristic of a reacting molecules have not been be successfully। तो इसका पहला वीकनेस बोलता है कि P के वैल्यू का वेरियस attempts
के द्वारा कोरिलेट किया गया, कोरिलेट किया गया। P के जो वैल्यू है उसका वेरियस अटेम्प्ट के द्वारा कोरिलेट किया गया, और कोरिलेट किया गया, फिर भी कोरिलेट उसके कैरेक्टरिस्टिक या उस कोरिलेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से किया गया कैरेक्टरिस्टिक से कोरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक से किया गया, फिर भी कोरिलेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। तो देखो तो क्या होगा, P का जो वैल्यू है उसको वेरियस अटेम्प्ट किया गया, मतलब उसके वैल्यू को अलग अलग बदल के डाला जा रहा है, डाला गया, फिर भी उसका जो कोरिलेशन है वह रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल होगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के जो लक्षण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे से किया गया, लेकिन इन दोनों में जो करेक्शन है या कोरिलेशन है वह सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, मतलब दोनों का जो गुण है उस दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड सक्सेसफुली रूप से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, तो वीकनेस ऑफ जो कोलिजन थ्योरी है उसमें हम ये बताते हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके लक्षणों को हम P के वैल्यू के साथ सक्सेसफुली रूप से कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यही इसका वीकनेस है। अगर सक्सेसफुली कोरिलेट कर लेते तो यह थ्योरी अब्बल होता, मतलब माना जाता। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के लक्षण होंगे और जो P का वैल्यू आता है यह एक दूसरे से सक्सेसफुली कोरिलेट नहीं किया जा सकता। यही कोलिजन थ्योरी का वीकनेस है। ठीक है, खींचो। दूसरा इसका वीकनेस क्या है, तो दूसरा वीकनेस बताते हैं। This theory does not advance any explanation for the abnormal high rate that are sometimes also. कोलिजन थ्योरी में कोलिजन थ्योरी में समटाइम्स या हाँ इसी का या कभी कभी एबनॉर्मली
हाई रेट प्राप्त होता है, रेट हाई रेट प्राप्त होता है या हाई रेट ऑब्जर्व ऑब्जर्व होता है, हाई रेट ऑब्जर्व होता है जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसका एनी एक्सप्लेनेशन कोलिजन थ्योरी नहीं कर सकता देखो क्या बोला, कोलिजन थ्योरी में कभी कभी एबनॉर्मली हाई रेट ऑब्जर्व, ठीक है, रेट क्या हो जाता है कभी कभी ना एबनॉर्मल रूप से हाई प्राप्त होता है। एबनॉर्मल हाई कहने का मतलब है कि जितना प्राप्त होना था उससे अलग, ठीक है। जैसे अभी हम लोग का शरीर स्वस्थ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग नॉर्मल है, लेकिन होता क्या है एबनॉर्मल कंडीशन, तो एबनॉर्मल कंडीशन मान लो सर्दी टाइप का हो जाए, तो जो नॉर्मल था उससे वह हो गया चेंज, चेंज हुआ उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल। तो यहाँ पे हाई रेट बोल रहा है, तो जैसा हाई रेट चेंज होना था ऐसा ना हो करके सडनली हाई हो जाए और फिर लो हो जाए, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एबनॉर्मली हाई रेट ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व होता है जिसका एनी एक्सप्लेनेशन, उसके लिए कुछ भी एक्सप्लेनेशन हमारा जो कोलिजन थ्योरी था वह नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता यही इसका वीकनेस है। अगर उसको वह एक्सप्लेन कर देता कि हाँ यह इस फैक्टर के कारण से या बी फैक्टर के कारण से या जिसके कारण से एबनॉर्मल हाई रेट प्राप्त होता है, अगर ऐसा एक्सप्लेन करता तो यह एक्सेप्टेबल, लेकिन वही चीज के एक्सप्लेनेशन यह देने में सक्षम नहीं है, और सक्षम नहीं है इसलिए यह क्या होता है, तो यही इसका वीकनेस, क्लियर है। तीसरा देखिए, तो तीसरा क्या बोलता है, व्हेन सिंपल कोलिजन थ्योरी इज अप्लाइड टू रिवर्सिबल रिएक्शन अ लॉजिकल वीकनेस इज ऑब्जर्व्ड। जब हम सिंपल कोलिजन थ्योरी को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें लॉजिकल वीकनेस प्राप्त होता है। देखो ये क्या बोला, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है पता है, ए क्या हो सकता है बी में चेंज हो सकता है और बी ए में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा रिएक्शन हम लेते हैं तो इस रिएक्शन में जो कैरियर थ्योरी को क्या करते हैं अप्लाई करेंगे, तो इसमें लॉजिकल वीकनेस प्राप्त होता है, ठीक है। लॉजिकल किसको बोलते हो, विद पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो विद पर्टिकुलर रीजन से हमको वीकनेस प्राप्त, आइडियस में देखिए लॉजिकल वीकनेस प्राप्त होता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ जनरल टाइप्स। लॉजिकल वीकनेस प्राप्त होता है जिसे हम फॉलोइंग फॉलोइंग जनरल टाइप्स के फॉलोइंग जनरल टाइप्स के रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं।
जिसे हम फॉलोइंग जनरल टाइप के रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखो यह रिएक्शन क्या है, तो जैसे रिएक्टेंट या कोलेजन वाले जो मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास एक्स एंड वाई। ठीक है, यह रिवर्सिबली रूप से, तो रिवर्सिबली रूप से मतलब यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में यह क्या करता है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, तो एक्स वाई बनेगा। अब इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट हम लोग k1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड है उसके लिए k2 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस एंड द रेट कांस्टेंट फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, या डायरेक्शन को रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला पता है तुमको, तो ए होता है, ठीक है, देखो वन क्या है, फॉरवर्ड के लिए केवल ये k1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको p1, और क्या है z1, ठीक है, e माइनस e1 rt। देखो rt को जैसा का तैसा लिख रहा हूँ, t1 भी लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों लिखना नहीं पड़ेगा, ये देखो k1 रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए k1 लिखे। p1 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए उसको p1 लिख दिया। z1, तो z क्या होता है बोले थे, कोलिजन नंबर, ठीक है, तो कोलिजन नंबर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो इसलिए z1 लिखा। और बाकी जो है e1, सॉरी e1 नहीं लिखेंगे, e लिखेंगे। e क्या है बताया थे, एनर्जी, e क्या था, क्या था, हाँ, इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी, क्लियर है। तो एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है वह तो वही वेरिएबल से प्राप्त होगा। हाँ, मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन नहीं, EA मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और E के लिए लिखा था इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस, लिखे हो, तो सुधार is the energy of activation of the process of the molecule, लिखो molecule को काटो और process लिखो, molecule को काटो, molecule कैसा हाँ, चलो ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया, देखो किसके लिए, तो ये हो गया हमारा, हाँ हो गया, बस बस बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, k1 इज इक्वल टू p1 z1 इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस e बाई r, ठीक है। ये प्राप्त हो गया किसके लिए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, देखो द रेट कांस्टेंट
या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो अब फॉरवर्ड है उसके लिए क्या लिए, सॉरी बैकवर्ड है उसके लिए क्या लिए हो, रेट कांस्टेंट को K2, ठीक है, तो K2 लिखोगे इसको, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा K2 इज इक्वल टू P2 इंटू Z2 और एक्सपोनेंशियल जैसा था कैसा है, R और T दोनों कांस्टेंट है, समझ लो जितने टेम्परेचर पे हम लोग पहला रिएक्शन कराएंगे उतने ही टेम्परेचर पर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। उसके बाद देखो R क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो होगा वही होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इसलिए है। साथ ही साथ देखो मॉलिक्यूल भी वही है, x और y है, ठीक है, x y चेंज हो रहा है किसमें, x y में, x अलग है y अलग है, दोनों चेंज हो रहे हैं x y में, और उल्टा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तो x y जो मॉलिक्यूल्स है वह एटम्स में चेंज हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो वही है, कहने का मतलब क्या है, तो सेम है, मतलब ये कि जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वह इधर से इधर जाएंगे फिर भी सेम प्राप्त होता है, मतलब उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वह उतनी ही प्राप्त होगी, और नीचे से जब इधर आते हैं मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेड में आते हैं फिर भी उसके लिए जो एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है वह भी सेम, इसलिए उसको ई से लिखाया गया, E1 E2 नहीं लिखा गया, क्लियर है। अब बाकी देखो जिसमें चेंज होना था क्या था, P2, P2 क्या होता है, P को बोले थे प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इधर से ये बनने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर अलग होगी और इधर से ये बनने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर अलग होगी, इसलिए इसको अलग अलग लिखा है P1 और P2। ऐसे ही Z का जो वैल्यू है क्या था, कोलिजन नंबर, तो कोलिजन नंबर इधर से इधर जाएंगे तो अलग होगा और इधर से इधर आएंगे तो अलग होगा, क्लियर है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा। बोले ये चीज समझ में है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब हम देखें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, उसको इक्वेशन कितने तक दिए थे, 9 तक, तो इसको दे देते हैं 10 और इसको दे देते हैं 11 और नहीं इसको दे देते हैं 10, इसको दे देते हैं 11, ठीक है। लेकिन हमको पता है बट रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके टोटल के लिए जब हम रेट कांस्टेंट देखेंगे तो उस रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। क्या होगा इस पूरे रिएक्शन के लिए चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो उसके टोटल के लिए रेट कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, और देखिए फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है तो इसको एक दूसरे के रेशियो के बराबर होगा कि, मतलब दोनों के रेशियो के बराबर करने का मतलब K1 का जो रेट कांस्टेंट होगा वह K2 के रेट कांस्टेंट के K1 K2 का जो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, टोटल रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर के इक्वल, तो इसलिए हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू लिख सकते हैं K1 बाई K2, ठीक है। बटे में लिखा है तो उसको बोला जाता है रेशियो, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है, टोटल रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसलिए उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 12। अब ये जो इक्वेशन 12 है यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 10 और 11 से वैल्यू को रख सकते हैं, देखो तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 10 एंड 11 आर पुट ऑन इक्वेशन कितने में, 12। देखो K1 का वैल्यू अलग दिया हुआ है, K2 का वैल्यू अलग दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं
तो ये वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा k1, सॉरी k1 की जगह में क्या लिख सकते हो, देखो तो p1 z1 एक्सपोनेंशियल e बाई rt डिवाइडेड बाई p2 z2 इनटू एक्सपोनेंशियल e बाई rt। बोलो ये लिखा जा सकता है। अब ये लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखो जो सेम है वो क्या हो जाएंगे, दो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि P1 Z1 डिवाइड बाई P2 Z2, और इसको जब हम क्या लेंगे तो क्या लेंगे, कॉमन आ जाएगा दोनों में है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटा देंगे तो ये लिख सकते हैं इसको ऐसा माइनस ई वन, मतलब यहीं से इसको डालना है, ई भी क्या होगा तो इसको E1 E2 करके लिखे, शुरू में नहीं लिखा है लेकिन इसको सुधार दें, तो मॉलिक्यूल का ही करके वो एनर्जी मॉलिक्यूल का ही जाएगा, तो कैसे अगर E1 की वैल्यू नहीं है तो रिएक्शन के लिए अलग-अलग एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये देखो इधर X है Y है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोलिजन के प्रोसेस की एनर्जी क्लियर है, और इसके लिए देखो एक्स वाई ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ कोलिजन होगा, ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब ये कोलाइड होंगे, जुड़े हैं फिर भी एक दूसरे से ऐसा ऐसा कोलाइड होंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि इसके कोलिजन के प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए, मतलब उसको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी होती है ई, ठीक है, तो इधर के लिए E1 ले रहा है, उधर के लिए E2 ले रहा है, उस कंडीशन में माइनस E1 माइनस E2 ये होगा डिवाइडेड बाई R2, देखो दोनों में क्या है कॉमन, तो कॉमन है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, RT ही होगा, तो ये लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को, मतलब क्या लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू Z2, और यहाँ पे माइनस ई E1 माइनस E2 बाई आर, ये इक्वेशन हमको प्राप्त होता है, या हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 30। ठीक है, ये किस टाइप का है ये समझो, तो जैसे ये होता है एक्सपोनेंशियल है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो नॉर्मली तो लोग ये करते हो तो 2 के घात 4 बटे 2 के घात 4, मान लो ऐसा है, ठीक है, तो क्या करोगे इसको, क्या लिखोगे, 2 बटे 2 का घात 4, 2 बटे 2 का घात 4 एक साथ अगर लिखेंगे तो इसको ऐसा नहीं लिखते, 2 के घात में 4 माइनस 4 डिवाइड में है तब, हाँ डिवाइड है तब, और अगर ये गुणा में रहता हाँ तो उसको हम लोग लिखते 2 के घात 4 ऐसा लिखते, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल का देखें, एक्सपोनेंशियल में ये बोल सकते हैं हम लोग कि यह ऐसा है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए ये तो इंटू में ही रहेगा, अब ये जो दिया हुआ है इसके लिए आगे ट्रीटमेंट करता है फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो देखो इसमें एक अलग एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहा है, वो होता है डायनेमिक से हम लोग कुछ चीज ले रहे हैं, तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक से हम जान रहे हैं कि क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वैल्यू को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट के लिए वैल्यू इस इक्वेशन से दे सकते हैं, इस इक्वेशन से दिया जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आता है? साम्य अवस्था किसको बोलते हैं? तो ये देखो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है और जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है, दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन या इधर का जो रेट और इधर का रेट एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो जाए, उस अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। तो वही चीज लिखा हुआ है देखो, तो साम्य अवस्था के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के द्वारा दे सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूला को देखें तो डेल ई इज इक्वल टू बोलता है डेल एच माइनस टी डेल एस। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू क्या है देखो, तो E1 E2, ये देखो E1 E2 माइनस में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो तो E इज इक्वल टू लिख सकता था E1 माइनस E2, ये लिख सकता था नहीं, डेल E1 डेल E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये माइनस में है, माइनस को तो ये माइनस में ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, माइनस का सबके साथ गुणा कर दूंगा तो वह उससे रिलेशन रिलेट हो जाएगा। तो देखो ई का माइनस के साथ गुणा कर दिया, ऐसे ही ई का डेल एच के साथ, सॉरी माइनस का डेल एच के साथ गुणा कर दिया, और यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस टी डेल एच, ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वह कैसा है, माइनस में, इसलिए इसको मैं माइनस में लेकर के चल। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे यह जो इक्वेशन है ऐसा लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा डेल ई इज इक्वल टू माइनस डेल एच और प्लस टी डेल एस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो ये चीज समझ में है? चलो ठीक है, एक बार हो गया। चलो इसको देखो तो इसके आगे देखो इक्वेशन 13 में भी रिटर्न टेस्ट, इक्वेशन 13 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है देखो, a is equal to p1 into z1 divided by p2 into z2, ये लिख सकते हैं। और आगे देखो तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, तो ये e के घात में क्या है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, किस बेसिस पे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेल ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2, मतलब क्या बोल सकते हो, जो उसकी प्रोसेस में एनर्जी में जो परिवर्तन है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी में परिवर्तन, तो एक्टिवेशन एनर्जी में परिवर्तन, उसको डेल ई से लिखा है। तो वही चीज देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका थोड़ा मैं गड़बड़ लिख दिया हूं, ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है। अब देखो डेल ई के जगह पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, साथ में माइनस है तो ये वाला वैल्यू माइनस वाला हम लोग बना सकेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो इसको क्या कर देता हूँ, यह भी इक्वेशन है तो उसको लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू p1 into z1 डिवाइडेड बाय p2 into z2, ये हो गया। e के घात में देखें तो क्या लिखूंगा उसको, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ p डेल s माइनस डेल h बाई आर टी,
क्या ऐसा लिख सकता हूँ उसको? क्यों? वही है, यहाँ पे जो नेगेटिव वाला टर्म्स था उसको मैं पीछे ले गया, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, और कुछ अंतर नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले को सामने लिख दिया, नेगेटिव वाले को पीछे, तो ये बन गया हमारा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखें, तो आगे देखते हैं, k is equal to p1 into z1 p2 into z2, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। देखो दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ t del s डिवाइडेड बाई आर टी, हो गया, इनटू माइनस डेल एच डिवाइडेड बाई आर टी। ये इसको एक्सपोनेंशियल नहीं रख देता, एक्सपोनेंशियल में ये हो गया इनटू माइनस डेल एच बाई आर, दोनों को सेपरेट कर दिया अलग अलग। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स की बेसिस पे एक्सपोनेंशियल डी डेल एस डिवाइडेड बाय आर टी लिख दिया, दूसरे में लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच बाई आर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो तो इस केस में पीटी दोनों है, ऊपर भी है नीचे भी है, और उसमें कुछ है क्या? नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं, a is equal to p1 into z1 p2 into z2, ये हो गया एक्सपोनेंशियल डेल s बाई r इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल h बाई r। इसको ऐसे लिखने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो ऐसा लिख दिए। इसमें इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग, कितना पहुंचे हैं 13 पहुंचे ना, तो इसको दे देते हैं 14 और इसको दे देते हैं, ठीक है, तो ये 15 हमको प्राप्त हो गया। ये k का वैल्यू, और इसके बेसिस पे एक और टर्म्स इंक्रीमेंट कर सकते हैं। K1 के बेसिस पे देखें तो ये बन गया हमारा, और यहाँ से गड़बड़ हुआ है।
इसको ट्रीटमेंट थोड़ा अलग किया है। इसमें क्या किया है ये देखिए। तो इक्वेशन 1 में इसको तो ऐसे ही रकम दे तो ठीक है। इक्वेशन 13 नहीं हो गया। ये जो है इक्वेशन इसको 14 देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको देखिए। तो इक्वेशन 14 में जब हम वैल्यू को देखें तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ठीक है। तो मोबाइल को थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ K1 का ये हो गया। इसमें देखो तो ये वाला काट दिए। ये वाला इक्वेशन है इसको हम क्या ये बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -e1 -e2 बाई RT। ये जो है यह थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे यह लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो K है यह होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। या फिर इसको क्या कर देते हैं EQ लिख दो। ठीक है। ये क्या होगा KEQ होगा। KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यह इक्वल होता है किसके बराबर तो एक्सपोनेंशियल -e1 e2 डिवाइडेड बाय RT के। ठीक है। जो कि कहां से लिया गया है तो थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। अब इसके बेसिस पे क्या लिख सकते हो कि KEQ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -del E by RT। ये लिख सकते हैं। -del E RT को ये लिखा जा सकता है इक्विलिब्रियम Q इनटू इसको लिख सकते हो माइनस का तो हट जाएगा अब T del S बाई T del S del H बाई RT। ठीक है। आगे देखिए तो आगे है KEQ इज इक्वल टू E T del S। उसमें जो P1 PZ जो लिखे थे बस उसी को काटना था लेकिन ये क्यों वो समझ में नहीं आता फिर इसीलिए मैं उसको हटा दिया। यहाँ पे लिखोगे RT ऐसा इनटू -del H डिवाइडेड बाई RT। हो गया। अब इसके बेसिस पे जो चीज वहां किए थे वो चीज कर सकते हैं। ये दोनों तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो KEQ इज इक्वल टू आ जाएगा E del S बाई R इनटू E माइनस del H बाई R। ठीक है। इसको दे दिया है इक्वेशन 15।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 13, सॉरी 3 बोल दो 13, के के क्या होता है उसका रेट कांस्टेंट। कौन सा रेट कांस्टेंट? टोटल रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो के क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रेट कांस्टेंट फॉर, बोलो, टोटल रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? के क्यू से दिखाओगे, उसको लिख दिया हो, इसलिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इक्विलिब्रियम कब बोलोगे? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वह क्या होगा, इक्वल होगा या इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे। और इसको पढ़ो तो ये क्या बोल रहा है, उसी चीज को बता रहा है। यह भी बता रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उनका जो रेशियो है, उनका रेट का रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रेट कांस्टेंट। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट वही है, कहने का मतलब मेरा ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो चाहे टोटल रेट कांस्टेंट बोले, तो इसलिए इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, तो K इज इक्वल टू के ई क्यू। हेलो, हाँ हाँ बटन से बोल रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ तो के और के ई क्यू समझ में आया कि नहीं, बराबर होंगे, ये समझ में आया। तो इस बेसिस पे देखो के का वैल्यू हम इक्वेशन 13 में लिखे हैं, ठीक है, और के ई क्यू का वैल्यू हम लोग 15 में लिखे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख देता हूं, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 15 वी गेट, तब हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको देखो तो P1 Z1 डिवाइडेड बाय P2 into Z2 into एक्सपोनेंशियल माइनस E1 E2 डिवाइडेड बाय R। ये हो गया एक साइड का, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसके बराबर E del S by R into E माइनस del H by RT। ये लिख सकते हैं, इसको दे दिए इक्वेशन 60। बोलो ये लिखे समझ में आया? अगर इसका एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए ये लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे इधर तो खींच चुके थे ना, इस कंडीशन में इसको देखो, बुक जो है आधा चीज को स्किप करके भागे रखता है, इसीलिए ना गड़बड़ होता है। और बुक को उस समय अब जैसा रहेगा दिमाग उस बेसिस पे ही बनाओगे नोट्स। तो अभी तो लोग बनाते हो नोट्स, तो वही बुक जो दिखेगा उसी को लिखोगे, तो इसी बेसिस पे ये। तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, तो यहाँ पे बताया जाता है बट डेल एच क्या होता है ये बताओ तो। चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी क्या होता है? बोल रहे थे, बोलो। हाँ, आंतरिक मतलब मॉलिक्यूल्स की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को बोला जाता है एंथैल्पी। और एंट्रोपी क्या होता है? अव्यवस्था की माप। मॉलिक्यूल्स में अव्यवस्था की माप को हम बोलते हैं एंट्रोपी। क्लियर है? एंथैल्पी भी क्या हो गया? उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसी चीज को दिखा रहा है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? एंथैल्पी में चेंज बोल रहा हूं मतलब दोनों की एंथैल्पी में चेंज। तो दोनों की एंथैल्पी कैसे बताओगे? उसके जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा इसका और एक्टिवेशन एनर्जी होगा इसका, इन दोनों में जो परिवर्तन होगा उसी को बोलोगे हम क्या? एंथैल्पी। तो वही चीज है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज आल्सो इक्वल टू H for reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन, बोलो ये चीज क्लियर है? तो एंथैल्पी के बराबर हो गया कौन? E1 और E2। तो देखो, तो इस साइड क्या लिख सकते हो इसको? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P1Z1 डिवाइडेड बाय P2Z2 इनटू E1 माइनस को, इसको देखो E1 को अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं लोग डेल आर टी, डेल एच आर टी। ठीक है? किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी में परिवर्तन होता है उस एनर्जी को हम एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर मानते हैं। तो ये हो गया। अब इधर क्या है ये देखो, तो दैट इज इक्वल टू ई, और क्या है? डेल एस बाई आर इंटू ई, और है माइनस डेल एच बाई आर। ये दिख रहा है? तो इसमें देखो तो क्या बोल सकते हो? कट जाएगा तो बचेगा क्या? P1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा E डेल एस बाई आर। ये प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं 70। ठीक है? अब यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या बोल सकते हैं? इफ द डायमेंशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर रफली फॉर द सेम साइज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि हम रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डायमेंशन एंड रफली साइज सेम हो तो उसके लिए
कोलिजन नंबर भी सेम होगा। क्या बोल रहे हैं, देखो कोई रिएक्शन है, जैसे कि अभी रिएक्शन देख रहे थे, उस रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डायमेंशन और रफली साइज मतलब ये कि अप्रोक्सीमेट साइज नहीं बोल रहा है, रफली साइज कहने का मतलब है कि ऐसे ही देख रहे हैं तो हम रफली बता दे रहे हैं कि दोनों का साइज सेम है। अगर यह सेम है और डायमेंशन भी सेम है तब के कंडीशन में हम उसके लिए जो कोलिजन नंबर लेते हैं वह कोलिजन नंबर भी सेम मान करके चलते हैं। तो कोलिजन नंबर क्या है, कोलिजन नंबर से किस हाँ जेड से, तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि Z1 जो है यह Z2 के इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होगा तो यहाँ पे देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे P1 Z1 डिवाइडेड बाय P2 Z2 ये काट सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसको काट सकते हैं और दैट इज इक्वल टू E डेल S बाई R ये लिख सकते हैं। तो इसको फाइनलाइज करोगे तो फाइनलाइज करोगे P1 बाई P2 इंटू E डेल S बाई R ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 18, क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन 18। तो इस इक्वेशन 18 को हम क्या बोल सकते हैं, तो बट सिंपल कोलिजन थ्योरी डज नॉट गिव एनी फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अ रिलेशनशिप 17 फॉर द प्रोबेबिलिटी फैक्टर विथ एंट्रोपी चेंज। तो यहां से देखो इक्वेशन इक्वल टू ना, तो यहाँ पे देखो ये तो मिल गया हमको फिजिकली रूप से, फिजिकली रूप से क्या मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इनटू E डेल S बाई R, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है P1 फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वह इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर P2 इनटू एक्सपोनेंशियल डेल S R के। ये हमको किसमें मिल रहा है, तो कैलकुलेशन से ये प्राप्त हो रहा है, फिजिकल रूप से हमको प्राप्त हो रहा है जब उसको हल कर रहे हैं तो, लेकिन इसको जो है कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। ये इक्वेशन 19 कर दो तो यहां पे बोल सकते हैं कि इक्वेशन 18 एंड 19 के लिए सिंपल कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेनेशन देने में सक्षम नहीं है, अतः एक्सप्लेनेशन देने के लिए सक्षम नहीं है, अतः इक्वेशन 18 एंड 19 ओनली कैलकुलेशन मात्र होता है, मात्र होता है। तो ये वीकनेस देख रहे थे हम लोग ना, वीकनेस का ही ये तीसरा पॉइंट था, समझ में आ रहा है, वीकनेस का ही तीसरा पॉइंट था। तो देखो तीसरा पॉइंट में वो पहले बताया है अर्नियस के द्वारा दिया गया कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वह कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से क्या होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, ये बताया था। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को थ्योरी के रूप में जो कोलिजन थ्योरी है वो समझा नहीं सकता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। भले ही कैलकुलेशन से वो लिया है कि यह इसके इतने के बराबर होता है, लेकिन इस वैल्यू को या थ्योरी के रूप में समझाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा
बॉन्ड है हाँ क्या मतलब का ये ना बटन तो बंद ही है और उसको ला करके को चाहिए। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा वीकनेस। इसके आगे है क्लासेस ऑफ वीकनेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। चलो चलो तो इतना देना है तुम लोग को इसमें। तो कोलिजन थ्योरी मॉडिफिकेशन कोलिजन थ्योरी है, दूसरा है क्लासिकल कोलिजन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पे हमको करना है। इसके आगे है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 18। इसको वर्ड में बोल सकते हो कि जो P1 है probability factor of forward direction, that is equal to probability of backward direction into exponential del s by r के इक्वल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वह प्रोबेबिलिटी फैक्टर इतने के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अगला टॉपिक है ना ये, ठीक है, कोलिजन थ्योरी हो गया। तो ये है अगला देखें इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे बताता है कि मॉडिफिकेशन कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर गैसियस रिएक्शंस के गैसियस रिएक्शन के वेलोसिटी रेट का गैसियस रिएक्शन के वेलोसिटी रेट का स्टडी किया जाता है। देखो तो क्या बोला इसका मतलब, मॉडिफिकेशन कोलिजन थ्योरी है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, तो गैसियस रिएक्शन जो होंगी उसके लिए वेलोसिटी रेट का स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसमें बोलता है दिस थ्योरी फर्स्ट प्रपोज्ड बाय पेल्जर एंड विंगर इन 1932 and later extensively developed by Irwin and collaborator in 1956 has replaced the older collision theory। इसके आगे इसमें बोलता है कि इस थ्योरी, तो इसको देखो तो ACT बोला जाता है, ACT को
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को फर्स्ट टाइम 1932 में पिट्जर एंड मेंगर ने प्रपोज्ड किया था तथा इसका एक्सटेंसिवली डेवलपमेंट 1935 में इरिंग एंड कैलब्रोएटर्स के द्वारा किया गया, जो कि ओल्डर कोलिजन थ्योरी का रिप्लेसमेंट होता या रिप्लेसमेंट है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को फर्स्ट टाइम 1932 में पिट्जर एंड मेंगर ने प्रपोज किया था, ठीक है, तथा इसका एक्सटेंसिवली डेवलपमेंट 1935 में हुआ था, जिसको क्या है इरिंग एंड कैलब्रोएटर्स के द्वारा किया गया, जो कि ओल्डर जो कोलिजन थ्योरी था, ओल्डर कोलिजन थ्योरी मतलब अब दोनों हो गया ना, मॉडिफिकेशन कोलिजन थ्योरी प्लस वो जो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी, दोनों हो गया ओल्डर कोलिजन थ्योरी। तो ओल्डर कोलिजन थ्योरी का रिप्लेसमेंट है, ठीक है, कौन सा थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वो उसका रिप्लेसमेंट, उसके जगह पे इसको लागू किया जाए ऐसा बताया। इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखो तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी आप नाम देखो इसका ARRT या ट्रांजिशन स्टेट, तो इसको कहोगे TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा इसका थ्योरी। तो थ्योरी में क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when molecules collision between to each other they are formed activated complex and then produce the product। इस थ्योरी के अनुसार
या according to this theory reactant molecules आपस में कोलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज होंगे, जो कि क्या होते हैं प्रोडक्शन में चेंज होंगे। तो देखो रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वह प्रोडक्ट में चेंज है। तो देखो तो कैसा, तो इसके रिएक्शन को हम ऐसा दिखा सकते हैं A प्लस बी, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये चेंज होगा फर्स्टली इसमें। तो देखो यह जो रिएक्शन है वह रिवर्सिबली रूप से होता है, क्या होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्टेंट को बनाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा हमारा ए बी, और यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का, ठीक है, हैशटैग, ठीक है। तो इसको जो है हैश का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए यह जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, k हैश इज इक्वल टू k1 बाई k माइनस 1, लिख सकता हूं क्या इसको, k1 k माइनस 1 लिख दिया। इसका मतलब समझ में आया, फॉरवर्ड का दे दिया यहाँ पे k1 और बैकवर्ड का दे दिया k माइनस 1, टोटल है k हैश इनवर्स रिएक्शन के लिए, समझ में आया। तो ऐसा दे दिया, और देन यह जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वह चेंज हो जाएगा किसमें, तो यह चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्या रहेगा, तो ए बी ही प्रोडक्ट बनेगा, या फिर इसको प्रोडक्ट लिख दो प्रोडक्ट, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो K2, ठीक है। जहां पे देखो तो ये क्या है, तो ये होता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसी को ही बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या फिर उसी को ही बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। दिस थ्योरी कैन बी कन्वेंशनली ट्रीटेड इन टू पार्ट, देखो यहां पे लिख सकते हैं पाथ ऑफ थ्योरी, थ्योरी का पाथ। तो थ्योरी का पाथ क्या बोलता है, तो पहला बोलता है इसमें कि यहां बोल सकते हो ACT को कन्वेंशनली रूप से दो पाथ या टू पाथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू पाथ में एक्सप्लेन किया जाता है। पहला, इसका पहला पार्ट तो बोलता है इन ऑर्डर फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द नेसेसरी दैट द रिएक्टेंट्स for processing sufficient energy must they on the activated complex. This complex will be in a equilibrium with the reactant. अब इसमें बोलता है पहला पार्ट क्या होता है, तो होता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए नेसेसरी sufficient एनर्जी इन्वॉल्व होता है तथा reactants and activated complex के मध्य इक्विलिब्रियम में होंगे। देखो तो क्या होगा कि पहला बात ये है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए क्या होता है, तो नेसेसरी मतलब आवश्यक, सफिशिएंट एनर्जी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेसेसरी सफिशिएंट एनर्जी इन्वॉल्व होगा, और अगर वह इन्वॉल्व नहीं होगा तो वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए कि वहां पे नेसेसरी जो एनर्जी है, जो आवश्यक एनर्जी है या फिर जिसको बोलते हैं सफिशिएंट एनर्जी है, वह क्या होना चाहिए, वह इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वह किसमें चेंज होगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो। क्लियर है। दूसरा बोलता है तथा रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे देखो तो एक चीज क्या बोल रहे हो, ये रिएक्टेंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, तो रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य इक्विलिब्रियम होंगे, दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, कैसा, ये देखो रिएक्टेंट्स या इक्विलिब्रियम में होगा किसके, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हैशटैग दिया जाता है और इसके रेट को भी के हैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ऐसा होंगे। जहां पे के हैश क्या है, के हैश को क्या बोल सकते हो, अब इक्विलिब्रियम में है बोल रहे हो, तो यह होगा क्या, इक्विलिब्रियम, बोलो कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। तो ये चीज समझ में आया। दूसरा पार्ट देखें इसका, तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो दूसरा पार्ट कहता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज अलोंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट में, या इसको लिख सकते हो सेकेंड पार्ट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड पार्ट में क्या करेगा, तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा वह अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ऐसा, ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यह क्या करेगा, तो यह प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट, और इसको हम लोग देते हैं K2, इसको हम देंगे क्या, K2, और K2 क्या होगा, ये लिख देता हूं, K2 क्या बोलोगे उसको, रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होगा रेट कांस्टेंट, तो इसको अलग से लिख देना, रेट कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया हमको क्या, रेट कांस्टेंट। चलो खींचो। हो गया। हाँ। आगे देखिए, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में देखो पहले क्या हुआ, दो पार्ट इसमें चले, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बना। तो इस पार्ट में फॉलोइंग थ्री टाइप्स की एनर्जी जो है वह एब्जॉर्ब की जाती है। इसमें बोल सकते हैं कि बोथ पाथ में, दोनों पाथ में देखें, ये पहला दूसरा दोनों पाथ में देखें तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये जो एनर्जी है वो कौन कौन से हैं, तो इसकी पहली एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। पहली एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी तो देखो, ट्रांसलेशनल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन अगर करेगा रिएक्टेंट तो उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस चीज को लिखिए कि ट्रांसलेशनल एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। यह एनर्जी ओनली मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है वह, मॉलिक्यूल्स को जो है मूवमेंट प्रदान करता है। ट्रांसलेशनल जो एनर्जी होता है वह इतनी कम एनर्जी होता है, समझ लो कि वह जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, ओनली यह क्या करता है, तो इसको रिएक्टेंट जो होंगे उनको मूवमेंट बस प्रदान कर सकता है। उतनी कम एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल को मूवमेंट कराना है तभी वो एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। क्लियर है, तो यह मूवमेंट प्रदान करने वाली एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने की क्षमता नहीं रखता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, दूसरा एनर्जी यूज करते हैं वो होता है रोटेशनल एनर्जी। तो देखो, तो रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, तो रोटेशनल एनर्जी में बताते हैं इस एनर्जी विल बी नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। यह भी जो एनर्जी होती है यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हो यह जी एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो यह भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। सी टाइप की एनर्जी देखते हैं वो होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। तो देखो, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो एनी मॉलिक्यूल्स absorb the vibrational energy that resulting probability of
bond dissociation is increases its energy are supported to the product formation। तो देखो तो वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बोल सकते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी होता है जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन कराने डिसोसिएशन कराने के लिए क्या बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी रखता है कराने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बॉन्ड डिसोसिएशन कराने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन या डिसोसिएट कराने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अतः यह प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो तो क्या बोला, वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है, यह सफिशिएंट एनर्जी होता है जो कि क्या करता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन कराने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बॉन्ड डिसोसिएशन कराने की करने का मतलब तो ये है, ये मॉलिक्यूल इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी दो, ये क्या होगा, नॉर्मल तो वाइब्रेशन हो रहा है ऐसा, लेकिन क्या होगा अलग से उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर ऐसा टूट जाए। मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा तो यह क्या हो सकता है, अब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, अब कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज है कि वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है या बॉन्ड डिसोसिएट करने की एनर्जी होती है जिससे बॉन्ड डिसोसिएट होता है, और बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो वह प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बॉन्ड टूटेगा तभी बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। तो बॉन्ड टूटेगा उसके बाद फिर बॉन्ड बनेगा तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये तीन एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो किसके लिए, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए। टाइम देखो कितना हो गया, हाँ इतना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। और वो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट भी टूट फूट करके बिखर जाए, समझ में। इसलिए यही एनर्जी जो है वही इन्वॉल्व है, ठीक है। क्या होता है वाइब्रेशनल एनर्जी के तहत, इसको मिटा देता हूं, तो क्या होता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वह बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या करेगा, भाग। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगा मान, तो होगा क्या, ये देखो प्रोडक्ट तो बन गया, अब उसके उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके एक्साइट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, कोई एनायन बन जाएगा, कोई केटायन बन जाएगा, कोई रेडिकल बन जाएगा, क्लियर है। मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वह इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखिए, इसको ले जाया हमने, हो गया कि नहीं वो पूरा, हाँ क्या है, पढ़ो तो।